हेलो, वेलकम टोलो। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णदत्त कश्यप में। एक बार सभी जुड़ जाओ और बताओ, मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भैया? जो हमारी सीरीज चल रही थी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो आज हमारा लेक्चर 13 चलने वाला है भैया। यूनिट 3 चल रही थी और इसमें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भैया, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, नाभिक के बल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है भैया। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर बनते हैं इसकी न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी में से। तो आ जाइए सभी, एक बार जुड़ जाओ। जय श्री राधे कृष्णा और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ। एक बार आ जाओ सभी, फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है भैया, तो जल्दी से जुड़ जाओ भी सभी। जय श्री राधे कृष्ण भाई, जय श्री राम जी। एक बार सभी जुड़ जाओ और जल्दी से बता दो मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भैया? जल्दी से बता दो मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है, एक बार सभी थम करके। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट 3 लेक्चर 13 चलेगा। हमारा टॉपिक है भैया न्यूक्लियर फोर्स, नाभिक के बल। तो आज इसमें से देखने वाले हैं भैया हम। ठीक है, इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया इस टॉपिक में से। तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसका कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से कि न्यूक्लियर फोर्स कैसा है। मैं अच्छा हूँ भाई, अब बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है, आप सभी कैसे हो? एकदम बढ़िया होंगे आई होप। ठीक है, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम स्टार्ट करते हैं भैया। न्यूक्लियर फोर्स, नाभिक के बल का कंसेप्ट एक बार ध्यान से देखेंगे। अच्छा, एक बात बताओ जल्दी से, एक बार बताओ, हमारा न्यूक्लियस कैसा होता था? कुछ इस तरीके से होता था भैया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, ये कुछ न्यूक्लियस इस तरीके से होता था और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते थे। ठीक है, और ये अपने आप में एक एटम है। तो ये क्या है? बीच वाला पार्ट हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है भाई, न्यूक्लियस है, इससे बोलते हैं भैया नाभिक। और मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था हमारे न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीजें होती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, हमारे न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ भैया। न्यूक्लियस के अंदर एक तो होता है हमारा प्रोटॉन, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है भैया, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है आप सभी को पता होना चाहिए। प्रोटॉन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 1h1 से, इससे तो मैंने बोल दिया प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 0n1 से। ठीक है भैया, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब हम एक इस प्रकार से बात करने वाले हैं। अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो कुछ इस प्रकार से भी चीजें हो सकती हैं, कुछ इस प्रकार से भी चीजें हो सकती हैं। बाय द वे मैं ऐसा लेकर चलूं n और n, तब भी हमारा न्यूक्लियर फोर्स में काम हो सकता है। अगर मैं बाय द वे ऐसा लेकर चलूं p और p, जब भी न्यूक्लियर फोर्स में काम हो सकता है। या मैं n और p लेकर चलूं। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा तो कैसा फोर्स लगेगा, कमेंट करके बताते रहो भैया जल्दी जल्दी से। अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, देखो न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल। और इस पे भी कैसा चार्ज होता है? न्यूट्रल। तो एन और एन यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा? न्यूट्रल लगेगा, उदासीन लगेगा। कैसा लगेगा भैया? न्यूट्रल लगेगा। अगर मैं आपसे कह लगूं पी कैसा होता है? पॉजिटिव। और ये वाला पी कैसा होता है? पॉजिटिव। तो आप कहोगे पॉजिटिव पॉजिटिव का बहुत अच्छे तरीके से पता कि भैया रेपल्सिव फोर्स लगेगा, रेपल्सिव। ठीक है भैया, रेपल्सिव फोर्स, रेपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है भैया। अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, तो आप कहोगे इसमें न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल है और पी पे कैसा है भैया हमारा? कैसा है? पॉजिटिव। तो इस पे भी कैसा फोर्स लगता है? रेपल्सिव फोर्स लगता है। कैसा लगता है भैया? रेपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो ये कुछ टर्म्स की वैल्यू आपसे अच्छे तरीके से पूछी जाती है। तो एक बार यहाँ से क्वेश्चन बना था कि भैया प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में किस प्रकार का फोर्स लगता है? ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में किस प्रकार का फोर्स लगता है? तो आप क्या बताओगे भैया? क्या बताओगे भैया आप कि न्यूट्रो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स लगेगा?
रेपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रतिकर्षण वैद्युत स्थैतिकी बल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रतिकर्षण वैद्युत स्थैतिकी बल, वैद्युत स्थैतिकी बल। ठीक है भैया, ऐसा बल लगेगा इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। अब मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूँ, ये वाली चीज तो आपको एकदम क्लियर होगी होगी। अगर ये सारी चीजें क्लियर होगी हो तो एक बार सभी थंब कर दो भैया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहने लगा कि कुल मिलाकर ये हमारा एटम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, एन और पी। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर मैं कुल मिलाकर कह लगूं कि इस वाले न्यूट्रॉन, ये वाला क्या है हमारा, एन जो है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला 0n1। ठीक है, तो इस पे ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है भैया, और ये जो पी होता है ये कैसा होता है, ये क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1h1। ठीक है भैया, प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होता है, 1h1। तो इस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक बात बताओ, कुल मिला के हमारा जो ये न्यूक्लियस हो गया, इस पे कैसा टोटल ओवरऑल चार्ज कैसा होगा। अगर इस न्यूक्लियस पे टोटल टोटल ओवरऑल चार्ज कैसा होगा, तो आप कहोगे टोटल ओवरऑल चार्ज रहेगा भैया हमारा पॉजिटिव। कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब अगर कोई आपसे पूछने लगे कि भैया जो ये हमारा नेचर में जो ये हमारा, देखो अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर मतलब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम भैया, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, किसी भी न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, बिटवीन फोर्स जो लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फोर्स। कैसा बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। जल्दी से एक बार यहाँ तक का नोट करने के बाद सभी थंब कर दो, यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत समस्या ना आपको। ठीक है भैया, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। अगर मैं आपसे कह लगूँ न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियर फोर्स। तो आज इसी फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जितने भी हमारी मेन प्रॉपर्टी और फीचर होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार सभी थंब कर दो भैया। ठीक है, एक बार सभी थंब कर दो, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर कोई आपसे पूछने लगे, कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं भैया न्यूक्लियर फोर्स की। ये प्रॉपर्टी एग्जाम में आपकी पूछी जानी है। ठीक है भैया, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है भैया, न्यूक्लियर फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, न्यूक्लियर फोर्स की, नाभिकीय बल की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट है भैया ये नाभिकीय बल के कुछ मेन फीचर। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से समझना पहले नंबर की प्रॉपर्टी पे। ठीक है भैया, पहले नंबर की प्रॉपर्टी पे। अच्छा एक बात बताओ मुझे जल्दी से, जो भी हमारा न्यूक्लियस होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो एक तरीके से न्यूक्लियर फोर्स कैसे फोर्स होते हैं हमारे, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। क्या कैसे फोर्स होते हैं, जल्दी से बताओ भैया। सभी एक बार कमेंट करके बताएंगे किस तरीके के फोर्स होते हैं। ठीक है भैया, न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। ठीक है भाई,
तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं भैया इसे, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स आर प्राइमरीली अट्रैक्टिव, प्राइमरीली अट्रैक्टिव। ठीक है भैया, यानी कि कैसे फोर्स होते हैं, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है भैया इसकी। नाभिकीय बल कैसे होते हैं भैया, आकर्षण, प्राथमिक रूप से आकर्षित होते हैं, प्राथमिक रूप से ये किसी और को आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं भैया, आकर्षण। और सबसे बड़ा तो अट्रैक्शन किसका है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षण बल होते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। ठीक है, पहला पॉइंट आप एग्जाम में लिखे आओगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, अगर मैं आपसे कह लगूं भैया क्या न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है या लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो आप कहोगे शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्यों कहूंगा, क्योंकि भैया न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर फोर्स पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर तक रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर। तो न्यूक्लियस का साइज आपने बताया था, कितना बताया था, 10⁻⁻15 मीटर। तो 10 न्यूक्लियस फोर्स जो काम करते हैं 10⁻15 मीटर तक की रेंज में काम करते हैं, तो इस वजह से इन्हें शॉर्ट रेंज फोर्स कहा जा सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर इंपोर्टेंट टर्म्स है भाई ये सारी, न्यूक्लियर फोर्स आर एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस के लिए काम करते हैं, यानी कि नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल अत्यंत, अत्यंत लघु प्रासी, लघु प्रासी यानी कि जिनकी प्रास बहुत कम हो, लघु प्रासी बल होते हैं। भाई अगर लघु प्रासी है यानी कि दूर की डिस्टेंस के लिए वो काम नहीं करने के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो आप कहोगे तीसरा पॉइंट कि न्यूक्लियर फोर्स जो है किसे फॉलो नहीं करते, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट ओबे, डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। भाई इनवर्स स्क्वायर लो तो भैया हमारा ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम करता है इनवर्स स्क्वायर लो, यानी कि ये इनवर्स स्क्वायर लो का पालन नहीं करते हैं। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल अ, व्युत वर्ग व्युत्क्रम, वर्ग व्युत्क्रम नियम का, नियम का पालन नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, पालन नहीं करते क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लो। अच्छा होता क्या है इनवर्स स्क्वायर लो, मैं आपको बता दूं भैया, इनवर्स स्क्वायर लो ये होता है एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब मैं आपको इसकी कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूँ, ठीक है भैया, मैं आपको इसकी कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूँ। अगर मैं कह लगूँ एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो जहाँ कहीं जिस किसी भी फॉर्मूले में ये टर्म्स दिखाई देगी, तो वहां पे वे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है न्यूक्लियर फोर्स इस टर्म्स को फॉलो नहीं करते, योर है ना, स्क्वायर इनवर्स लॉ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इनवर्स स्क्वायर लॉ बताता हूं जो फॉलो होते हैं। ठीक है भैया, बेसिक्स है। जैसे आपको मैं कह लगू एफ इजिकल टू, जैसे किसका, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, एफ इजिकल टू G m1m2/r²। तो एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ गया, तो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ तो फॉलो करेगा इनवर्स स्क्वायर लॉ को। दूसरा कुलाम्स लॉ फॉलो करता है, तो एफ इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो कुलाम्स लॉ में भी फॉलो होता है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स में ये वाला लॉ फॉलो नहीं होता। एक बार यहाँ तक की चीजें अगर नोट कर लियो सभी ने तो थंब कर दो एक बार, ठीक है भैया, फिर आगे चलते हैं।
एक बार सभी थम कर दो भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर एक चीज और बता दूं, तीसरे वाले पॉइंट से एक चीज और रिलेट करी हुई है। जो इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन नहीं करते, तो इसका मतलब है वे सेंट्रल फोर्स भी नहीं होंगे, केंद्रीय बल भी नहीं होते। तो इसका मतलब है अगले पॉइंट में आ जाएगा कि न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स भी नहीं होते। अब आपके माइंड में बात आएगी कि सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं। तो भैया ये सारे सेंट्रल फोर्स होते हैं जो सेंटर की तरफ या तो आते हैं, सेंटर की तरफ से दूर जाते हैं। लेकिन ये तो अपने आप ही न्यूक्लियर फोर्स तो सेंटर में ही सिचुएटेड है, तो ना तो इसे आने की जरूरत ना जाने की जरूरत। तो इसका मतलब ये सेंट्रल फोर्स भी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगला पॉइंट आ जाएगा, चौथा पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स आर नॉट। चौथा पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स आर नॉट, आर नॉट सेंट्रल फोर्स, आर नॉट सेंट्रल फोर्स। यानी कि आप कह सकते हो सेंट्रल फोर्स उन्हें कहा जाता है। मान लो सपोज करो ये हमारा कोई भी न्यूक्लियस, मान लो ये सेंटर है, इसकी या तो अंदर की तरफ न लगने वाला फोर्स या बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्स कहेंगे। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स तो भैया हमारा बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है, तो इसे तो हम सेंट्रल फोर्स बिल्कुल भी ना कहने के। तो नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल केंद्रीय बल नहीं होते। नाभिकीय बल केंद्रीय बल नहीं होते, केंद्रीय बल नहीं होते। ठीक है भैया, नाभिकीय बल केंद्रीय बल नहीं होते। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना। अच्छा, कोई आपसे पूछने लगे कि क्या भैया ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अगर आपसे कोई पूछने लगा तो भैया सेंटर वाला फोर्स है। भैया न्यूक्लियस आप जानते होगे कितना ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है किसी भी चीज की, तो बहुत सेंटर स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स आर एक्सट्रीमली, कैसे, स्ट्रोंगेस्ट। तो पांचवा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में कि न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स आर द, आर द स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंगेस्ट नॉन फोर्स। यानी कि सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं अभी तक नेचर में जितने भी फोर्स होते हैं। अच्छा, ये नेचर में कितने फोर्स होते हैं उनके बारे में बातचीत करूँगा अभी मैं। ठीक है, आपको बताऊंगा। भाई जब लघु परासी होते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। नाभिकीय बल सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रबल बल होते हैं, प्रबल बल होते हैं, प्रबल बल होते हैं। ठीक है भैया, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस नेचर में कितने टाइप के फोर्सेस पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा मतलब प्रबल फोर्स कौन सा रहा होगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ऐसा करके लिख लो कि इस नेचर में कितने टाइप के फोर्सेस पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मैं ऑर्डर में पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पर आया होगा उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर रखूंगा, जो दूसरे नंबर पर आया होगा वो दूसरे नंबर का, तीसरे पे तीसरे का। तो सबसे पहले नंबर पर आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस प्रकृति में चार तरीके के फोर्स पाए जाते हैं। रोबोट 2.0 मूवी देखी होगी तुमने। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे शुरुआत में रजनीकांत कह रहा है कि इस संसार में चार तरीके के न्यूक्लियर फोर्स पाए जाए हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो सबके मोबाइलों को खींच के ले जा रहा है। ठीक है, ये कहता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रहता है ये सभी फोर्थ यूनिट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये दूसरे नंबर का है। ठीक है भाई, और तीसरे नंबर का होता है हमारा वीक, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसे वांडरवाल्स फोर्स भी कह देते हैं। और सबसे जो वीक होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, सबसे वीक होता है। तो ऐसा ऑर्डर है इनका, नीचे ना घटता हुआ। ठीक है भैया, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटता क्रम। कैसा क्रम, घटता क्रम। यानी कि अगर कोई आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है,
पहले नंबर पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तीसरे पे वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथे नंबर पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो दो ग्रह के बीच में लगने वाला सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मोस्ट वीकेस्ट फोर्स, मोस्ट वीकेस्ट फोर्स। ठीक है भैया, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे ज्यादा प्रबल फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। और इसी के बारे में तो बातचीत चल रही थी अभी। ठीक है, एक बार यहाँ तक का नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं भैया। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक? अगर सभी ने नोट कर लिया हो तो नोटेड लिख देना एक बार सभी। ठीक है भैया, नोटेड लिख देना भैया। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अब मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूंगा, छठे वाले पॉइंट पे। क्या न्यूक्लियर फोर्स स्पिन को क्या न्यूक्लियर फोर्स चार्ज को मानते हैं? क्या न्यूक्लियर फोर्स चार्ज को मानते हैं कि किस पे कैसा चार्ज होने से वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक होगा? तो भैया ये चार्ज को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है प्रयोगों के आधार पर, जितना एन और एन पे लगने वाला फोर्स है उतना ही पी से पी पे लगने वाला फोर्स है, उतना ही एन और पी पे लगने वाला फोर्स है। तो आप छठे पॉइंट को कह सकते हो कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? चार्ज इंडिपेंडेंट। अब चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये नॉन इलेक्ट्रिक भी शो करते हैं। तो छठा पॉइंट क्या हो जाएगा भैया हमारा? छठा पॉइंट क्या हो जाएगा? कैसे होंगे भैया ये? छठा पॉइंट हो जाएगा भैया हमारा, छठा पॉइंट हो जाएगा हमारा चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है भैया, ऐसा कह सकते हो नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल आवेश, नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होते हैं, अनाश्रित होते हैं, यानी कि आश्रित नहीं होते, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते। कैसे समझ सकते हैं इस चीज को? यानी कि इस पे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई आपसे पूछने लगा कि कैसे भैया, तो आपको बताना है कि भैया जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे फोर्स लगेगा, ठीक है भैया, और जितना प्रोटॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा, और जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा, तो ये भी, ये तीनों कैसे फोर्स है? ये देखो, अगर कोई आपसे पूछने लगे ये अगर एन और एन के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा, तो आप कहोगे न्यूक्लियर फोर्स है। कैसा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स है। अगर कोई आपसे पूछने लगा पी और पी के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है, तो आप कहोगे न्यूक्लियर फोर्स है। आप कहोगे एन और पी के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा? न्यूक्लियर फोर्स है। तो अगर मैं कह लगूं, अगर मैं कह लगूं कि एन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, एन इस पे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, क्या इन पे लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स कम होगा? क्या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला ज्यादा होगा क्योंकि इसका चार्ज है? क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन? तो ऐसा कुछ नहीं है। तीनों तीनों न्यूक्लियर फोर्स के केस में कैसा रहेगा? सेम, सेम फोर्स रहेगा, सेम फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ऐसे लिख दो, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। यानी कि बल का परिमाण दोनों सबके लिए सेम रहेगा। सपोज डेट इसके लिए 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसके लिए भी कितना फोर्स लगेगा? 5 न्यूटन का। सपोज इसके लिए भी कितना लगेगा?
5 न्यूटन का। एग्जाम में ये आपको सपोज डैट का बताया मैंने, ठीक है, सपोज का केस है वो, ठीक है भैया, कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स पहले वाले में लग रहा तो दूसरे वाले में भी कितने का लगेगा, 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि यो स्पिन कैसा होता है, स्पिन चार्ज, सॉरी चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, इस पे आवेश पे कभी निर्भर ही ना करे। तो इसका मतलब है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, समान परिमाण रहेगा सबके केस में, समान परिमाण रहेगा, समान परिमाण इन सभी में, ठीक है। लेकिन भैया इसका मतलब एक चीज और हो गया, एक चीज हो गया और हो गया, अगर मैं आपसे कह लगूं, क्या ये इसका मतलब तो है जब ये चार्ज को फॉलो नहीं करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो नहीं करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो अवैद्युत होते हैं ये। कैसे होता है? सातवां पॉइंट भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स आर, न्यूक्लियर फोर्स आर, न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन इलेक्ट्रिक, नॉन इलेक्ट्रिक, अवैद्युत होते हैं। यानी कि जब कोई चार्ज का कोई मतलब है ना, तो इलेक्ट्रिक का तो कोई मतलब ही ना। जब भैया चार्ज से इस पर कोई न्यूक्लियर फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है न्यूक्लियर फोर्स अपने आप में कैसे होंगे, अवैद्युत होंगे, ठीक है। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल अवैद्युत होते हैं, अवैद्युत होते हैं, ठीक है भाई। जल्दी से एक बार थंब करके बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है? ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है? अच्छा, एक पॉइंट था मेरा लास्ट टाइम पे, कौन सा पॉइंट था? शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाला, ये वाला तो पॉइंट एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर का। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भैया कितनी रेंज तक के लिए काम करेंगे, चलो मैं बाद में लिखवा दूंगा इस पॉइंट को, ठीक है भैया, मैं बाद में लिखवा दूंगा इसको कि कितने पॉइंट के लिए काम करेंगे। एक बार सभी जल्दी से थंब करके बताओ, कोई दिक्कत समस्या दुख दर्द परेशानी, जल्दी बताओ भैया। ठीक है, नोट कर लो भैया सभी एक बार। ठीक है भैया, नोट कर लिया सभी ने? अच्छा, अगर आपसे मैं कह रहा हूँ कि भैया ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, तो डिपेंडेंट किसके होते हैं? तो भैया स्पिन डिपेंडेंट होते हैं ये, ठीक है भैया। आठवीं प्रॉपर्टी लिख लो, कैसे डिपेंडेंट होते हैं ये? स्पिन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है भैया। कैसे होते हैं? स्पिन डिपेंडेंट। आठवीं प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स आर, न्यूक्लियर फोर्स आर, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट, ठीक है भैया। यानी कि नाभिकीय बल, नाभिकीय बल चक्रण आश्रित होते हैं, चक्रण आश्रित होते हैं। अब कैसे समझेंगे इस बात को? आश्रित होते हैं, चक्रण आश्रित होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं भैया ये, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, अगर मैं आपसे कह लगा कि मान लो दो, मान लो किसी भी उसमें, किसी भी उसमें मान लो कोई भी हमारे पास मान लो कोई सा भी कोस है, मान लो दो की स्पिन एक जैसी होगी, तो इस केस में ये न्यूक्लियर फोर्स कैसे होंगे? स्ट्रोंग होंगे। अगर स्पिन कैसी होगी? पैरेलल। ऐसी टाइप की स्पिन को क्या बोला जाता है? कि पैरेलल स्पिन है, यानी कि एक ही उसमें जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पैरेलल स्पिन बोला जाता है इस केस में, ठीक है भैया। तो ऐसे केस में न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं? मोर इफेक्टिव होते हैं, यानी कि स्ट्रोंग, स्ट्रोंग दिखाते हैं, स्ट्रोंग केस, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, अगर एंटी पैरेलल स्पिन है, एक के ऊपर ने एक के नीचे ने, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन। तो आप कहोगे इस केस में न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता जितना उपल्य में होता है, ठीक है।
इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। नो मोर इफेक्टिव, नो मोर इफेक्टिव, नो मोर इफेक्टिव कंपेयर टू कंपेयर टू पैरेलल स्पिन। ठीक है, जितना पैरेलल स्पिन में होता है ना, इतना इसमें नहीं होता। तो अगर कोई आपसे पूछने लगे इसका इफेक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, कि स्पिन का इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यदि ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ कि 0n1 प्लस 1h1, तो क्या बनता है, आप कहोगे ड्यूट्रॉन बनता है, 1h2 बनता है। तो इसका मतलब है जब दोनों की स्पिन, जब न्यूट्रॉन की स्पिन भी ऊपर न और प्रोटॉन की स्पिन भी ऊपर न रहेगी ना, तो उस केस में क्या बनेगा, ड्यूट्रॉन बनेगा। ठीक है, यानी कि पैरेलल स्पिन के केस में क्यों क्या बनता है, पैरेलल स्पिन के केस में क्या बनता है, स्पिन केस फॉलो फॉलो। ठीक है, मेड टू ड्यूट्रॉन, मेड टू ड्यूट्रॉन। यानी कि अगर आपसे कोई पूछने लगा कि ड्यूट्रॉन किस केस में बनता है, तो आपको बताना है इसके केस में बनता है भैया। कैसे केस में बनता है, पैरेलल के केस में। अगर दोनों की स्पिन ऊपर ना रहेगी तभी हमारा क्या बनेगा, ड्यूट्रॉन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है न्यूक्लियर फोर्स का, नोट कर लो भैया एक बार सभी। ठीक है, एक बार सभी नोट कर लो, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताओ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत समस्या हो तो जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, फिर आगे चलते हैं। सभी ने एक बार यहाँ तक का नोट कर लिया हो तो डन लिख देना भैया, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी एक बार नोटेड लिख देना भैया, फिर आगे चलते हैं। 8 प्रॉपर्टी तो देख ली हमने न्यूक्लियर फोर्स की, 9वीं प्रॉपर्टी और देखते हैं। 9वीं प्रॉपर्टी में हमें देखना है क्या न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेशन फोर्स होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। अच्छा, सैचुरेशन फोर्स किसे बोला जाता है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी वहां पे बोली जाती है जिसका केवल अपने से मतलब हो। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है, जब n का n से आकर्षण हो रहा होगा या प्रतिकर्षण हो रहा होगा, तो केवल वो n का मतलब n से ही रखेगा। जब P का n से फोर्स लग रहा होगा तो P का n से फोर्स लग रहा होगा, वो दूसरी न्यूक्लियस की चीजों से वो नहीं करेगा, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। तो न्यूक्लियर फोर्स में सैचुरेशन प्रॉपर्टी पाई जाती है। भाई एक बात बताओ, न्यूक्लियर फोर्स 3 तरीके से काम करता है, एन एन के बीच में, पी का एन के बीच में, और एन पी का वो एन का वो पी का पी के बीच में। तो इसका मतलब है जब पी का पी के बीच में फोर्स हो रहा होगा तो न्यूट्रॉन का कोई मतलब ना रहे, और जब एन का एन के बीच में मतलब हो रहा हो तो कोई प्रोटॉन का मतलब ना रहे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्या करते हैं भैया, सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नौवा स्टेप, नौवा स्टेप कि न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियर फोर्सेस हैव हैव सैचुरेशन प्रॉपर्टी, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब है नाभिकीय बल, नाभिकीय बल संतृप्ता, संतृप्ता का गुण रखते हैं, गुण रखते हैं। इसे ध्यान से समझिए मेरी बात को, इसका क्या मतलब है। अगर सपोज करो, मान लो कोई ये हमारा न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है एन और पी, तो भैया न्यूक्लियर फोर्स कितने तरीके से लग सकता है, एक बार देखो सभी ध्यान से। भाई न्यूक्लियर फोर्स कितने तरीके से लग सकता है, 3 तरीके से लग सकता है न्यूक्लियर फोर्स।
एक तो n का n के बीच में लग सकता है, p का p के बीच में लग सकता है, एक n का p के बीच में लग सकता है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे, आपने आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, तो इस वाले का या इस वाले का इससे कोई मतलब ना रहे, केवल अपने से मतलब रहा होगा। इसका सेल्फ रहा होगा, इसका भी कैसा रहा होगा, सेल्फ रहा होगा, इसका भी कैसा रहा होगा, सेल्फ रहा होगा। तो ऐसे भाई इसका फोर्स अलग रहा होगा, इसका फोर्स अलग रहा होगा, इसका फोर्स अलग रहा होगा। रिएक्शन करते वक्त यो इसके पास नहीं जाने का। कहने का मतलब है अपनी लड़ाई अपने पास, यो अपनी लड़ाई इसके साथ अपनी रखेगा, इसकी अपने रखेगा, इसके अपने लड़ेगा रहेगा। ऐसा नहीं होने का। जैसे महाभारत में शुरुआत में युद्ध के नियम बने थे कि एक योद्धा से केवल एक योद्धा ही लड़ेगा, लेकिन गड़बड़ हो गई थी। कैसा गड़बड़ हो गई थी, जब अभिमन्यु मारा गया था तो उससे 7 योद्धा लड़ रहे थे। तो वहां पे जब अभिमन्यु को मार रहे थे, वे सब 7 योद्धा मार रहे थे, तो वहां कौन सी प्रॉपर्टी थी, अनसैचुरेटेड प्रॉपर्टी थी। और जब केवल एक जने से एक जना ही लड़ा है, एक जने से एक जना ही लड़ा है, तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी। आगे बात समझ में। कहने का मतलब यदि आप अपना पेपर खुद ही देने जाते हो तो आप सैचुरेशन प्रॉपर्टी सोल्व करते हो, और अपने वहां क्लासरूम में बैठने के बाद आप कोई चीटिंग नहीं करते हो, अपने से मतलब रखते हो, तो आप सैचुरेटेड हो। यदि आप अपना पेपर देने के साथ साथ किसी और का भी पेपर दिलवा रहे हो या फिर चीटिंग कर रहे हो, तो वहां पर नॉन सैचुरेटेड प्रॉपर्टी होती है। आप सभी अच्छे तरीके से इस प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे भैया। जल्दी से अगर ये वाली प्रॉपर्टी सभी को समझ में आ गई हो तो थंब कर दो। फिर आगे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, 10वीं प्रॉपर्टी समझते हैं एक बार, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो सभी, और नोट करने के बाद सभी थंब कर देना, ठीक है भैया। नोट करने के बाद सभी थंब कर देना। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी हद तक। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं 10वें नंबर की। 10वें नंबर की प्रॉपर्टी में हमें देखना है कि क्या न्यूक्लियर फोर्स किसी भी फोर्स एक्सचेंज भी करते हैं, क्या क्या कोई पार्टिकलों का एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी भैया हमें, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ, अगर कौन से नंबर की चलेगी भैया, 10वें नंबर की प्रॉपर्टी चलेगी न्यूक्लियर फोर्स की। कौन से नंबर की, 10वें नंबर की। कैसे लिखे, कैसे समझेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स आर एक्सचेंज फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस आर न्यूक्लियर फोर्सेस आर एक्सचेंज फोर्स, एक्सचेंज फोर्स। कैसे समझ सकते हैं इस चीज को, कि न्यूक्लियर फोर्स में और किसी बल का भी विनिमय होता है, ठीक है भैया। नाभिकीय बल कैसा होता है, नाभिकीय बल विनिमय बल होता है। विनिमय का मतलब आपस में लेना देना, विनिमय बल होता है। ध्यान से समझेंगे इस बात को, नाभिकीय बल होता है। देखो भाई, एक बार बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझेंगे मेरी। अगर मैं आपसे कह लगूं कि न्यूक्लियर फोर्स जनरेट कैसा होता है, जनरेट, अभी वैसे तो आपको पता होगा कि एन और एन के बीच में और पी को और पी के बीच में और एन और पी के बीच में लगने वाला फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, लेकिन जनरेट कैसा होता है वो चीज समझेंगे हम, कि वाई न्यूक्लियर फोर्स मतलब जनरेटेड का केस शो करते हैं। देखो भाई ध्यान से, न्यूक्लियर फोर्स के अंदर 3 चीज ऐसी होती है जिन्हें हम बोलते हैं पाई न्यूट्रल, पाई नेगेटिव और पाई पॉजिटिव। ये 3 चीज होती है। जल्दी से इन्हें आप कहोगे, इन्हें, इनका नाम होता है मिसोन्स। क्या होता है इनका नाम, मिसोन्स, ठीक है भैया। क्या नाम होता है, मिसोन्स, ठीक है। इनका नाम क्या होता है, मिसोन्स। अगर किसी को मिसोन याद रह रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है। ना तो आप क्या कह सकते हो इन्हें,
इन्हें आप दूसरा भी नाम कह सकते हो, पायोन्स भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हुए हैं? पायोन्स, पाइओन्स, पाइओन्स, पायोन्स भी बोल देते हैं, पायोन्स। क्या भी बोलते हैं? पायोन्स। अगर कोई आपसे पूछने लगा कि न्यूक्लियर फोर्स जनरेट किस कारण होता होगा, तो आपको बताना मिसोन्स के कारण, यानी कि पायोन्स के कारण। अगर इनका नाम, अगर देखो ये 4th यूनिट में पढ़ाऊंगा वैसे तो सारी चीज मैं आपको, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, इसका नाम है पाई न्यूट्रल। क्या बोला जाओगा इसका नाम? पाई न्यूट्रल। और इसका नाम बोला जाओगा पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव। ठीक है, और इसे क्या बोला जाओगा? इसे क्या बोला जाओगा? पाई पॉजिटिव। क्या बोला जाओगा? पाई पॉजिटिव। तो अगर इसके ग्रुप को अगर कोई आपसे पूछने लगा तो इसके ग्रुप को हम मिसोन्स भी कह सकते हैं या फिर पायोन्स भी कह सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछने लगे कि इनके आपस में आदान प्रदान से ही, अगर मान लो इसका इससे आदान प्रदान होगा, पाई न्यूट्रल का किससे आदान प्रदान होगा? पाई नेगेटिव से। तो या तो इसका इससे, या फिर पाई नेगेटिव वाले, या इसका वापस इसी से, या फिर पाई पॉजिटिव का पाई नेगेटिव से, या फिर पाई नेगेटिव का पाई पॉजिटिव से। यदि आदान प्रदान होता है तो क्या जनरेट होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? न्यूक्लियर फोर्स, नाभिक के बल जनरेट होते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछने लगा, ये वाली बात आपने नोट कर ली, अगर कोई आपसे पूछने लगा कि मिसोन्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो आपको बताना मिसोन्स थ्योरी या पायोन्स थ्योरी दी गई युकावा के द्वारा। आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया पायोन्स थ्योरी या मिसोन्स थ्योरी किसने दी? युकावा ने। जब मैं आपको मॉडल करवाऊंगा वहां पर युकावा थ्योरी अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी आपको बस नाम लिखवा कर छुड़वा रहा हूं मैं कि भैया ये पायोन्स की या मिसोन्स की थ्योरी किसने दी? युकावा ने। एक बार ये वाली पॉइंट नोट कर लो, फिर अगला पेज चेंज करता हूं मैं। ठीक है भैया, यहाँ तक का नोट कर लो भैया एक बार सभी। कर लिया आप सभी ने यहाँ तक का नोट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं, यहाँ से एक क्वेश्चन अलग से पूछ ले आता है भैया, मैं आपको बता दूंगा युकावा थ्योरी क्या थी पूरी की पूरी। जब आपको मॉडल पढ़ाऊंगा, लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ाऊंगा, जब ये सेल मॉडल पढ़ाऊंगा और युकावा मॉडल पढ़ाऊंगा, जब आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर नोट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं आपको, नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है भैया कि युकावा थ्योरी किसने दी? वो ये मिसोन्स थ्योरी किसने दी? मिसोन्स थ्योरी या फिर पायोन्स थ्योरी? पायोन्स थ्योरी किसने दी? मिसोन्स थ्योरी या फिर पायोन्स थ्योरी किसने दी? तो साइंटिस्ट का नेम याद रखना, युकावा। युकावा की मम्मी ने इसका बहुत बेकार नाम रखा, युकावा। हमारे यहाँ पे होता तो कई दिनों तक इसका नाम छाटते रहते। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो मेसोन्स थ्योरी किसने दी? युकावा ने। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? अच्छा, एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ आप सभी को। एक जरूरी सूचना ये है कि भैया हम अब इस बार क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट आपका पूरा हो गया। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए आपको कुछ थ्योरी, किसी चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो भाई, कल हमारा जो टॉपिक चलेगा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट चलेगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चलेगा। ये न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, कल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चलेगा। अच्छा, जो कोई स्टूडेंट आपके आसपास में 9, 10th, 11th, 12th का हो यदि, ठीक है, तो हमारे कुछ टीचर उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे भावेश सर, और भावेश सर हमारे साथ में मैथमेटिक्स पढ़ाना चाह रहे हैं 11th और 12th का, हम फिजिक्स पढ़ाना चाह रहे हैं 11th 12th की, जिससे कि बच्चों का बेस मजबूत करके आवे। जैसे ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी हमारी इंटरमीडिएट में है। तो यदि हम उन्हें इंटरमीडिएट में से ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके लेकर आएंगे, उन्हें अच्छे तरीके से समझाएंगे,
तो उन्हें ग्रेजुएशन में बहुत कम चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, वे एडवांस पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और मैथ का एक साथ ही ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो जो कोई भी स्टूडेंट आसपास में, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का हो, यदि वो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं काफी सस्ता। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो, मेरे मोबाइल नंबर पर उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड भेज देना, मतलब उसका मोबाइल नंबर और उसका नाम। ठीक है, हम रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट खत्म हो गया। कल रेडियो एक्टिविटी चलेगी भैया, आपकी रेडियो एक्टिविटी में से भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चाहता मैं इसको आगे भी और करा देता, लेकिन मेन बात यह है कि थोड़ी सी रेडियो एक्टिविटी अपने आप में 2-2.5 घंटे का कंसेप्ट है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा। कल एक नई एनर्जी के साथ रेडियो एक्टिव को समझते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को।